नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग राजस्थान एडीजे एग्जाम की, राजस्थान एडीजे एग्जाम का रिजल्ट की। एडीजे का एग्जाम जो था राजस्थान का बहुत अच्छा था, इतना इजी था कि टीपी के क्वेश्चन हो या सीपीसी के क्वेश्चन हो, चाहे आपके लिमिटेशन के क्वेश्चन हो या एसआरए के क्वेश्चन हो, चाहे आपका सीआरपीसी हो, चाहे आईपीसी हो या एविडेंस हो, या आपका पोक्सो हो या जेजे एक्ट हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जो आरजेएस वाला बच्चे सारे कर सकते हैं। इवन तो हिंदू लॉ का एक भी क्वेश्चन घुमा के नहीं आया। मुस्लिम लॉ में सिर्फ सोर्सेज और उसकी मैरिज पूछी। मतलब आप अगर पेपर देखेंगे, आएंगे अभी थोड़े दिन बाद ना, जब इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा तो पेपर साइड पे आएगा और आप देखेंगे ना, लॉ के 3 पेपर वेरी ना डायरेक्ट थे और सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। इवन जो आरजेएस वाला बच्चा है उसको तो जो उनका सिलेबस है, सारे सिलेबस वही है, फिर नए एक्स्ट्रा जुड़े हुए वो सब उसमें। इवन तो ये पैटर्न ऐसा था जैसे कॉलेज के एग्जाम में आता है। आईपीसी का सेक्शन 228A आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम की बात, जो कि एलएलबी में आता है। मतलब आप इस पेपर का पैटर्न देखोगे ना, तो ये मैं ये कहूँगी जुडिशरी का पैटर्न ही नहीं था, ये सिर्फ एलएलबी लेवल का पैटर्न था। सब कुछ टू द पॉइंट, टू द डायरेक्ट था। ठीक है, इसमें 4 पेपर होते हैं 100 मार्क्स के। 4 पेपर होते हैं 100 में। इसमें 45, 45, 45 और 36 लाना होता है। जो पहला पेपर था उसमें था सीपीसी, टीपी, लिमिटेशन, एसआरए, आर्बिट्रेशन, रेंट कंट्रोल एक्ट और लैंड रेवेन्यू और टेनेंसी। और लैंड रेवेन्यू और टेनेंसी के भी क्वेश्चन जो थे, उसमें से एक क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस था। जो हमारा लैंड रेवेन्यू के 2 क्वेश्चन थे, उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि सिलेबस प्रिस्क्राइब था। एक 6 नंबर का तो ऑनर्स में मतलब 6 नंबर गए, तो इसका मतलब पेपर हो गया हमारा कितना, 100 में से 6 गए तो 94 नंबर का। और इतना अच्छा पेपर है कि मैं आपको, अगर जैसे मुझे याद है सीपीसी का सेक्शन 89 पे क्वेश्चन आया था, सीपीसी का ऑर्डर 32 पे क्वेश्चन आया था। आप आराम से कर सकते हो। रेन कंट्रोल एक्ट का क्वेश्चन भी एकदम इजी आया था, आप वो भी आराम से कर सकते हो। सेक्शन बहुत, वो सेक्शन 11 और 12 लिखना था, वो भी आप आराम से लिख सकते हो। मतलब आप पेपर उठा के देखो, पूरा डायरेक्ट पेपर था और हर बच्चे को सब कुछ आता था, ऐसा कोई था ही नहीं। इवन जो आरजेएस वाला बच्चा था, भाई आर्बिट्रेशन है, एक नया है, तो आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन क्लोज पूछ ली, शॉर्ट नोट में लिखो। तो डेफिनेशन क्लोज तो सबको पता होती है। तो पेपर इतना डायरेक्ट था, लिमिटेशन, एसआरए, एकदम मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप सुंदर सा उसको लिख कर आ सकते हो। एसआरए पूछा सेक्शन 16 कि कौन है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पेपर इतना अच्छा डायरेक्ट था, जिसमें से 94, तो 94 में से 45 तो होगा नहीं, क्योंकि जब 6 नंबर चले गए तो ऑब्वियसली किसी 43 नंबर ही लाने होंगे, 43 या 42 समथिंग लाने होंगे। तो इतने बच्चे पढ़ने वाले थे, उनको आराम से मिल सकता है। चलते पेपर सेकंड की तरफ। पेपर सेकंड में कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके आर्टिकल 366 की डेफिनेशन पूछी गई थी, और राष्ट्रपति जी की अपॉइंटमेंट। राष्ट्रपति जी की अपॉइंटमेंट तो 5वीं क्लास से हम सबको याद होती है। 366 के थोड़ी डेफिनेशन क्लूज नहीं पता होगी, तो चलो 4 नंबर छोड़ दो, 2 नंबर तो सबको याद थे। फिर हम चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा ईजी था। पार्टनरशिप का डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स का डायरेक्ट था। हिंदू लॉ के अंदर 6 सवाल थे और 6 के 6 डायरेक्ट, घुमा के कुछ नहीं था। मुस्लिम लॉ के अंदर 2 क्वेश्चन थे, सबको आते थे, सोर्सेज क्या है, और मुस्लिम लॉ के अंदर क्या बोलते हैं आपका, इसका क्या कहते हैं, आलोचनात्मक मैरिज क्या थी। फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट का 2 क्वेश्चन था, तो 88 और 89 सेक्शन के। तो 88 सबको पता है, 89 तो एक आप छोड़ दीजिए, एक क्वेश्चन किसी को नहीं पता था कि कहाँ से आया। तो देखो 100 में से अगर एक 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, 5 नंबर का, कोई फर्क नहीं पड़ता, 95 नंबर का तो आता है। ठीक है, मैं तो ये मानती हूँ कि हर बच्चे के 10-10 छोड़ दो, 90-90 नंबर के सॉलिड पेपर हुए हैं उन बच्चों के जो पढ़ के गए। और मैं 100 बच्चों के तो मैं दावा करती हूँ कि उनके शानदार पेपर हुए, और 200 बच्चों के उतने वे को पास हो सकते हैं, यानी 3 टाइम स्टूडेंट ये ले सकते थे, 3 टाइम स्टूडेंट ले सकते थे। इतने बच्चों के पेपर अच्छे हुए, 300 बच्चों के अच्छे पेपर हो, क्योंकि सब तैयारी करके गए। ठीक है, फिर आया आपके पास स्टाम्प एक्ट ने बचा लिया, सिर्फ कंक्लूसिव सवाल पूछ लिया कि स्टाम्प एक्ट के बारे में बताइए, सुंदर सा सवाल पूछो, कर सकते थे आप। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है इसके इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, वो भी सबको आता था। तो अगर पेपर देखेंगे तो उस पेपर में एक क्वेश्चन था रजिस्ट्रेशन, उसको छोड़ दो, बाकी सारा पेपर सबको आता था। ठीक है, और सिविल क्रिमिनल रूल का भी मुंसिफ के राइट्स और ड्यूटीज पूछी, ये भी सबको आता था। आगे चलते हैं, पेपर नंबर 3 ये था हमारा क्रिमिनल का, सीआरपीसी। हाँ, फर्स्ट वाले में एविडेंस के खूब सवाल थे।
सीआरपीसी थी, आईपीसी थी, एविडेंस थी, जेजे एक्ट था, पोक्सो था, एनडीपीएस था, आराम से आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का इतना इजी क्वेश्चन आया था, कंपाउंडेबल, सबको पता था, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, सबको पता था। इलेक्ट्रिसिटी का भी इतना ईजी आया था, एनए एक्ट का भी इतना ईजी था, मतलब घुमा के कोई सवाल नहीं पूछा। एक दो क्वेश्चन में जजमेंट पूछ रहे हैं और दो क्वेश्चन इन्होंने प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन थे, एक एविडेंस का, एक आईपीसी का, बाकी पूरा पेपर डायरेक्ट था। ऊपर से शॉर्ट नोट इतनी सारी थी कि अब सुंदर सा एस्ट्रोपल की शॉर्ट नोट थी, मतलब हर चीज़ की शॉर्ट नोट थी, रेफरेंस मेमोरी की शॉर्ट नोट थी, आप आराम से कर सकते हो, इतना ईजी पेपर था। ठीक है, पोक्सो को भी एकदम ईजी था, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट थे, सेक्शन 19 आप सीधा लिख सकते हो, ऐसा कोई मतलब घुमा के सवाल ही नहीं था आपको सोचना पड़े ये कहाँ से है, नहीं, आप आराम से उसको लिख सकते हो। मैं बता रही हूँ आपको 100 बच्चे ऐसे होंगे जो विद सेक्शन सारे सवाल लिख के आए, बाकी वालों ने कंटेंट लिखे होंगे। ठीक है, फिर फोर्थ पेपर से हमेशा डर लगता है कि लीडिंग जजमेंट क्या आएंगे। इस बार लीडिंग जजमेंट 2024 वाले आ गए और चारों लीडिंग जजमेंट, और सबसे बड़ा सरप्राइज बताऊँ मैं आपको, वो चारों लीडिंग जजमेंट है ना, उसमें 2 करने होते हैं आपको। ठीक है, और वो दोनों प्री में भी आए थे, आप आराम से कर सकते हो। 4 में से 3 क्वेश्चन तो प्री में वैसे भी आए थे, तो आदमी पढ़ के तो जाते हैं ना, रिपीट तो होती ही है। ठीक है, दोनों जजमेंट राइटिंग अच्छी थी, प्रेसिव राइटिंग इतनी ईजी थी, प्रेसिव राइटिंग में क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन मैरिज के था, आराम से करो। हिंदी वाली वैसे भी सबको आती है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, इंग्लिश से हिंदी सब करता है, हिंदी से इंग्लिश में है तो 8 नंबर छोड़ दो, तो 92 नंबर का पेपर सबका अच्छा था। तो अगर इस तरह से देखें तो पेपर इतने अच्छे थे और सबने बहुत बढ़िया किया, सबका टाइम कम पड़ा था, सबने खूब लिखा, विद सेक्शन लिखा, विद कंटेंट लिखा। सेकंड पेपर थोड़ा टफ लगा लोगों को, बट जो पढ़ के गया उसके लिए वो भी टफ नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, आप डायरेक्ट लिख सकते थे। और वैसे भी इन्होंने क्वेश्चन को इतना सुंदर कर रखा था, सब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रहे, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 टिप्पणी, एक क्वेश्चन में 3 टिप्पणी, तो आप आराम से कर सकते थे। और सब डायरेक्ट था, घुमा के कुछ था ही नहीं कि आपको सोचना पड़े अरे इसका आंसर क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से देखा जाए तो बच्चों के पेपर लिटरली बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन इनके रिजल्ट में इनको 1 ही मिला। चलो ठीक है, हमने मान भी लिया कि भाई 1 जना सेलेक्ट हुआ, बाकी सब इसलिए नहीं हुए क्योंकि बाकी सबकी डेस्टिनी ने सपोर्ट नहीं किया, बट मेहनत सबकी थी, सबको सब कुछ आता था, सब ने भर भर के पेपर लिखे आए। जो आरजेस इंटरव्यू देकर आए वो बच्चे यहाँ आए थे, तो आप मानो जो इंटरव्यू देकर बच्चे हैं उनके तो पेपर रटे हुए हैं, उनके तो सारे एक्ट रटे हुए हैं, तो उनको भी पास नहीं किया, ये तो हो ही नहीं सकता। जो लोगों को पढ़ा रहे हैं, जज बना रहे हैं, उनके भी सब रटे हुए, वो भी पास नहीं हुए, चलो कोई बात नहीं। जो एडवोकेट जो आए एग्जाम देने, वो 6-6, 7-7, 8-8 स्टेट के जाके उन्होंने एडीजे का एग्जाम दे रखा है, उनको केस लो ऐसे रट्टे हुए तो जहाँ नहीं पूछे तो भी उन्होंने केस लो लिख के आए हैं। मतलब देखा जाए तो 95 सीट थी, तो इस 95 सीट के अगर 3 टाइम बुलाते हैं तो लगभग 280+ बच्चों को बुलाना होता है। ठीक है, 280+, उनमें से इनको 95 लेने, चलो नहीं मिले आपको, अरे मैं कहती हूँ 100 बच्चे तो 100% मिल जाते इनको, तो कॉपी चेक कैसे हुई, या तो कॉपी चेक करने का वे क्या है, क्योंकि देखो जब घुमा के क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता हमें नहीं आते, या बार बार केस लॉस पूछते हैं, हम केस लॉ नहीं लेते, बट इस बार तो आपने शॉर्ट नोट ही दिए। केस लॉ तो आपने 1-2 जगह पूछे, सेक्शन 18 है, सीपीसी में पूछा, ज़्यादा आपने केस लॉ ही नहीं पूछे। एक सीपीसी आईपीसी का जो कॉग्निजेबल वाला था, कॉग्निजेंस कब लेना, उसमें केस लॉ है, बाकी केस लॉ पूछे ही नहीं ना, फिर भी लिख के आए ज़बरदस्ती, तो क्या ही लिखें। लास्ट पेपर इतना घुमा के था, इस बार तो घुमा के कुछ था ही नहीं, सब कुछ डायरेक्ट था। 90% पेपर तो कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं वही क्वेश्चन थे, 10% हम कह सकते हैं कि भैया हाँ, और कुछ क्वेश्चन तो जो कहीं नहीं पूछे जा सकते वो एडीजे में पूछ रहे हैं। आप बताओ इंडिया का कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें आर्टिकल 366 की डेफिनेशन क्लोज पूछी जाती है, सिर्फ जेल में पूछते, वो भी ऑप्शन वाले में, फिर भी आपने पूछा है। तो जब आपके पास एडीजे पेपर का लेवल इतना शानदार था कि कोई भी बच्चा कर सकता है, तो फिर चेकिंग में ऐसा क्या हो गया कि एक ही बच्चा पास हुआ, इसका मतलब क्या। तो ये एक सवाल देखो खटकता है कि हम कह रहे हैं बहुत शानदार पेपर हुआ, जो बच्चा मिल रहा है अरे मैडम शानदार, सुपर से ऊपर पेपर, हर कोई कह रहा है सुपर से। मेरे पास स्टूडेंट थे, सबके पेपर अच्छे हुए, शानदार लिख कर आए, हमें भरोसा होता है इसका होगा, इसका होगा, इसका। तो फिर उन बच्चों ने क्या क्या 3 घंटे वहाँ बैठ के, यही समझ नहीं आ रहा है। चलो प्रॉब्लम इस क्वेश्चन होते तो हम मांगते कि आप हमसे क्या मांगना चाह रहे हो, कोर्ट की प्रोसीडिंग। जैसे एमपीएडीजी का सब पेपर था, उसमें 3 क्वेश्चन थे हमारे आईपीसी के, और तीनों ही एक सेक्शन 35 पे 5 नंबर का था, एक सेक्शन 110 पर 5 नंबर का था। अब इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 35 5 नंबर में आया तो प्रैक्टिकल पूछ रहे हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 110 पूछा। ठीक है, कि वो जो पूछते जिसके पास पोजीशन है उसका मालिक, तो 2 लाइन में तो क्या लिखेंगे, तो वो दोनों चीज़ें प्रैक्टिकल पूछी, और नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। ठीक है, तो आप एमपीएडीजी का सवाल उठा के देखो, आईपीसी के 3 क्वेश्चन उन्होंने घुमा के दिए, सीआरपीसी के 4 क्वेश्चन उन्होंने घुमा के दिए, इंडियन एविडेंस एक्ट के 3 क्वेश्चन उन्होंने घुमा के दिए थे। तो वो पैटर्न था कि भैया वहाँ माइनर में डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लेकिन मेजर के घुमा के, यहाँ तो घुमाने वाला कुछ था ही नहीं,
सब कुछ डायरेक्ट था, जो अपने डायरेक्ट पूछा तो डायरेक्ट लिख के आएंगे, फिर नंबर क्यों नहीं? एक तो ना पेपर आपने पूछा कुछ और, बच्चा लिख के कुछ और आ रहा है। तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि भाई सब बच्चा सब लिख कर आया है तो फिर नंबर क्यों नहीं आए? लीडिंग जजमेंट से हर बार डर लगता है, इस बार तो जो पढ़ के गए हैं, पूरा पन्ना पड़ा मेरे पास, उसी पन्ने में से एज इट इज़ आए। मैं आपको बता दूँ, ये देखो ये पेज है, इस पेज में से पूरा लिख के आए। हम लिख के आए जज का नाम क्या है, किस जज थे, कितने बैठे थे, क्या कंटेंट है, क्या क्वेश्चन हुए थे, क्या डिटर्मिनेशन, सब कुछ तो लिख के आए। फिर कहाँ आदमी रह रहा है? रीडिंग जजमेंट राइटिंग पूरी राजस्थान का पैटर्न फॉलो करते हुए लिख कर आ रहे हैं, शॉर्ट नोट अच्छे से निबंध लिख कर आ रहे हैं, प्रेस्टी राइटिंग जैसा सीखे किताबों पूरा वैसे ही लिख कर आए। ट्रांसलेशन तो सबकी वैसे भी अलग अलग होती है, तो भी चलो ट्रांसलेशन 8 नंबर के हटा दो, बाकी 92 नंबर का पेपर तो थे, 36 नंबर तो आ सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि 700 समथिंग बच्चों में से क्या 100 बच्चे पास नहीं हो सकते? ऐसा नहीं हो सकता। और 100 में से मैं आपको बता दूं लगभग 30 बच्चे वो थे जो आरजेएस एग्जाम देकर आए, इवन इंटरव्यू देकर भी आए हैं। ठीक है, लगभग 10 बच्चे ऐसे जिनको मैं जानती हूँ जो इंटरव्यू देकर आए हैं। वो 10 बच्चे कहाँ हैं यहाँ पे? वो तो आ सकते थे, उनका तो बैरक जितना रटा हो तो किसी का रटा हुआ भी नहीं हो सकता है। फिर 100 बच्चे हैं जो पागलों की तरह पढ़ के आए, उनके एक एक सेक्शन रटा हुआ, वो बच्चे कहाँ हैं? आदमी कह रहा है 3 घंटे कम पढ़ रहे हैं हमारे, हमें इतना याद है और लिखना है और समय चाहिए। तो फिर वो ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो 2 घंटे में फ्री होकर बैठ गया होगा, 1.5 घंटे में फ्री होकर बैठ गया होगा, हमें जाने तो ऐसा कोई बच्चा था ही नहीं। सबके 3-3 घंटे कम पढ़ रहे थे, इतना लेंदी, और सबको आता था इसलिए कम पढ़े ना, बिना आए तो किसके कम पढ़ेंगे? किसी के कम नहीं पढ़ेंगे। तो समझ ही नहीं आया कि नंबर गए तो गए कहाँ? सबसे बड़ी लड़ाई नंबर कहाँ गए? अब आप नंबर दोगे, अब काट रहे हो, अब कैसे काट सकते हो? आप एक काम करो, बैरेक ले लो, कॉपी ले लो, मिला के कर लो। जब एक बच्चा हर कॉपी का हर सवाल में सेक्शन लिख रहा है, सेक्शन लिखते हुए शुरू कर रहा है, और आपने जो पूछा उसका जवाब दे रहा है, क्योंकि अपने इतने शॉर्ट नोट पूछे उसमें कहाँ नंबर काटोगे भाई? पूरा का पूरा तो लिख के आ रहे, कहाँ नंबर काटोगे? नंबर काटने का क्राइटेरिया क्या है, या फिर नंबर देने का क्राइटेरिया क्या है? भाई लास्ट ईयर तो पेपर घुमा के आया, इस बार तो घुमा के कुछ आया नहीं, तो इस बार नंबर देने का क्राइटेरिया क्या था? बैरेक लिखना था या नहीं लिखना था? ये तो किसी ने बताया नहीं। आप कोई गाइडलाइन दो या तो हमें कि भैया हमें कैसे बच्चे चाहिए, पूरा पेपर अटेंड करने वाले या सवाल छोड़ने वाले, या बैरेक लिखने वाला या बैरेक नहीं अपनी भाषा में लिखने वाला, सब में बिना पूछे केस लो लिखना या पूछे तो इस केस लो लिखना, क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बच्चा बाहर निकल के खुश होकर कह रहा पक्का सिलेक्शन होगा मेरा, इतना करके आया हूँ, एक एक सवाल का आंसर बोल रहा है, इसमें ये था ये था ये था, फिर नंबर कहाँ गए? यही तो सबसे बड़ा है। तो हमारे जैसे लोग तो सोचते हैं डेस्टिनी, क्या शायद हो सकता है डेस्टिनी है, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये खलता है। छत्तीसगढ़ ने कहा भाई एक भी नहीं मिला, एमपी ने भी कहा भाई एक भी नहीं मिला, चलो उड़ीसा ने कहा भाई एक भी नहीं मिला। आपको क्या लगता है वाकई एडवोकेट पढ़ाई नहीं करते? नहीं, ऐसा गलत है। कई ऐसे वकील हैं जिन्होंने वकालत बंद करके बैठ के पढ़ाई की है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो घर परिवार छोड़कर बच्चों को दूर बिठाकर खुद की पढ़ाई की है। ऐसा मत मानो कि वकील आते एक्सपीरियंस वाले नहीं पढ़ के आते, समय नहीं वकालत कर रहे हैं। एक तरफ या 7 साल के आप एक्सपीरियंस मांग के आप ये सोचते हो कि वकालत करने जाता है पढ़ता नहीं होगा, तो फिर आप आरजेएस में या लोअर जुडिशरी में 3 साल का एक्सपीरियंस क्यों जोड़ रहे हो? फिर तो एक भी पास नहीं होगा, क्योंकि 3 साल कोर्ट जाएगा तो पढ़ेगा कब? आपका तो जब 7 साल वाले भी पास नहीं हो पा रहे हैं, और इसमें तो 7 साल तो मिनिमम मांगा है। इसमें ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं जो 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25-25 साल की वकालत है। आपको कह रहे हो उनको भी कुछ नहीं आता है, तो फिर 3 साल में क्या उखाड़ लेंगे? फिर क्यों 3 साल की वकालत एक्सपीरियंस रखना है? फिर तो मतलब ही नहीं है। जब 20 साल की वकालत वाला भी एडीजे पास नहीं कर पा रहा है, तो 3 साल वाला क्या जुडिशरी पास कर लेगा? फिर तो आप एलएलबी अपीयरेंस वालों को ले लो, वो बढ़िया पढ़ के आएंगे, पास हो जाएंगे, आप ट्रेनिंग में सुंदर सिखा देना, क्योंकि ये तो खतरनाक ही हो गया। मैं तो ये मानती हूँ डेस्टिनी, कि भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये डेस्टिनी है। मैं तो सब लिख के आई विद सेक्शन वेक्शन सब कुछ, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, इट्स माई डेस्टिनी, इट्स माई फर्स्ट अटेम्प्ट, इज डेस्टिनी। लेकिन जो 2-2 साल से लिख रहे हैं, 4-4 साल से लिख रहे हैं, 6-6 साल से लिख रहे हैं, 8-8 एडीजे एग्जाम दे चुके हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको एक एक सेक्शन, उनको एक एक केस पता है, प्रैक्टिकल सब कुछ पता, लेकिन आपने पूछा ही नहीं, फिर भी लिख कर आए, फिर कहाँ कैसे? तो भैया ये डेस्टिनी है हमारी, तो मान लेते हैं, पर डेस्टिनी इतनी खतरनाक है कि 800 में से एक ही बच्चा पास हुआ है। एक की डेस्टिनी खराब हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 100 की हो सकती है, 150 की, 200 की, 300 की, 400 की, 800 के 800 बच्चों की डेस्टिनी खराब हो सकती है। नॉट पॉसिबल। यदि एडीजे के एग्जाम में नहीं लेना है तो या तो 2 काम करें, आप आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, या तो एडवोकेट कोटा खत्म ही कर दीजिए, आप मत लीजिए, और लेते और जो एडवोकेट कोटे की सीटें एटलीस्ट भरे तो सही, जैसे लोअर जुडिशरी में भरी जाती है। राजस्थान के अंदर आरजेएस के एग्जाम में सारी सीटें भरी जाती हैं,
ठीक है। लोअर जुडिशरी में छत्तीसगढ़ में सारी लगभग सारे स्टेट में, दिल्ली पूरी सारी सीटें भरता है, दिल्ली लोअर जुडिशरी सारी सीटें भर रहा है, एमपी सारी सीटें भर रहा है, छत्तीसगढ़ भर रहा है, आंध्र प्रदेश भर रहा है, तेलंगाना भर रहा है, इंडिया के सारे स्टेट लोअर जुडिशरी की सारी सीटें भर रहा है। तो एडीजे में सीटें भरने में दिक्कत क्या है? ये आप कहते हैं कि भैया इनके लेवल नहीं है, उतना अच्छा आंसर नहीं था, बट इस बार पेपर का पैटर्न तो था ही इतना ईजी, कोई सवाल घुमा के दिया ही नहीं आप लोगों ने, प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन था ही नहीं 2-3 को छोड़ करके पूरे पेपर में से। और फिर 90 नंबर, चलो 10-10 नंबर का हर बच्चे का खराब हो सकता है, लेकिन 90 बच्चों के सॉलिड सही हुए हैं, तो 90 में से 4536 तो आ ही सकते हैं ना। आप आधे नंबर काटो तो आधे तो मिले, तो भी 45 हो जाते हैं, फिर भी इंटरव्यू कॉल तो आ जाता है, फिर भी नहीं आया तो क्या? वैसे मैं तो जब भी एग्ज़ाम देने जाती हूँ सोच के जाती हूँ कि भैया अपनी मेहनत करके जाना है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, फिर मेहनत करेंगे। लेकिन जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, घर परिवार छोड़ के हॉस्टलों में रह के पढ़ाई की, रूम लेके पढ़ाई की, वो अगले साल क्या करेंगे? हमारे तो चलो अभी बहुत साल पढ़े, इस साल नहीं तो अगले साल से, ये एडीजे नहीं तो झारखंड से, झारखंड नहीं तो एमपी से, एमपी नहीं तो यूपी से, यूपी नहीं तो बिहार से, कहीं ना कहीं तो करेंगे। अभी तो एज पड़ी है मेरे पास, खूब सारी पड़ी है। लेकिन जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, जिन्होंने, मैं जानती हूँ, बहुत लोगों को जानती हूँ, उनको इतनी चीज़ें आती है, इतनी चीज़ें आती है कि मैं वाओ यार कितना नॉलेज है, मैं तो उनके आगे बहुत छोटी हूँ अभी, उनका क्यों नहीं हुआ? चलो मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, कोई इश्यू नहीं है, वो सब कहाँ गए? ऐसा क्यों? और पैटर्न आपका इतना हाई लेवल था ही नहीं कि बच्चा कर नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हो सकता है कि इसके पीछे और कोई रीज़न रहा होगा कि हमने सुंदर नहीं लिखा होगा, राइटिंग हमारी ख़राब हुई होगी, कंटेंट सही नहीं लिखा, बैरेक नहीं छापा, कुछ तो हो जो हमें समझ नहीं आए। या तो फिर सभी हाई कोर्ट से निवेदन है, उड़ीसा ने जैसा रिजल्ट दिया, छत्तीसगढ़ ने दिया, एमपी ने दिया, राजस्थान ने दिया, या तो गाइडलाइन निकालो आप, क्योंकि 95 सीटें इकट्ठी हो गई है, हर साल नहीं निकल के मर्ज हो के 95 सीटें हो गई, अभी एक और आ गई 96, एक आपने लिया तो 95, फिर से अगली वैकेंसी 95 की आएगी, फिर से हम एग्ज़ाम देने आएंगे, फिर से आप कहेंगे नो क्वालिफाइड। तो या तो आप हमें गाइडलाइन दो कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि सीटें तो हमारी है, अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम में बैठना, एग्ज़ाम पास होना, सीटें हमारी है। आप इन सीटों को खारिज तो नहीं कर सकते, इन सीटों को हटा तो नहीं सकते, कहीं मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि सीटें एडवोकेट कोटे की है। जब हाई कोर्ट जज एडवोकेट कोटे से बनता है, जब सुप्रीम कोर्ट जज भी एडवोकेट कोटे से बनता है, तो एडीजे भी एडवोकेट कोटे की सीटें रहेगी, ये तो हमारी आप हटा नहीं सकते। तो आप हमें गाइडलाइन दे दीजिए, हमारी क्लासेस ले लीजिए कि भैया जो भी एडीजे के एग्ज़ाम दे रहे हैं आइए, हम आपको बताते एग्ज़ाम कैसे लिखना, वैसे लिख लेंगे। क्योंकि इस बार का जो पैटर्न था, वो पैटर्न तो इतना ईजी था, सीधा लिखना था, इसमें तो कोई गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो हम सब एडवोकेट का एक ही सवाल है, फिर हमें लिखना क्या था, यही तो हमें पता ही नहीं पड़ा, क्योंकि हम तो बैरेक लिख कर आए, सेक्शन लिख के आए, जा केस पूछा, केस लिख के आए, फिर नंबर कहाँ गए, अभी हम सब इसी में खोए हुए, नंबर गए तो कहाँ गए, कहाँ गुम हो गए हमारे नंबर, क्यों हमारे पास 45, 36 नहीं आए? क्योंकि कट ऑफ तो जाएगी नहीं, कट ऑफ तो तब जाती है ना जब 300 प्लस बच्चों के नंबर ज़्यादा है, यहाँ तो कट ऑफ ही नहीं जाती, यहाँ तो मिनिमम मार्क्स से पार नहीं हुआ भाई, यहाँ तो हम ये नंबर ही गुम हो गए हमारे, कट ऑफ तो बहुत दूर की बात है। कई बच्चे पूछते मैडम कट ऑफ क्या गई, अरे बच्चा एक ही पास हुआ है, कट ऑफ तो आई नहीं ना। कट ऑफ तब आती है जब सीटें थी हमारी 95 और बच्चे पास हो रहे 400, तब कट ऑफ देनी पड़ती है भी 400 में से हम 300 बच्चों को हमें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे 3 टाइम, पर यहाँ तो वो हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ बहुत दिक्कतें हो रही है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि एडीजे का एग्ज़ाम देखो देंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और आप हमारी सीटें कहीं मर्ज नहीं कर सकते, फिर देंगे, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा, नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड, ये समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि आप खुद जानते हो कि जो भी बच्चा एग्ज़ाम देने आ रहा है, यूपी से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, या राजस्थान में जोधपुर में एग्ज़ाम हो रहे तो राजस्थान के 18 जिलों के बच्चे आ रहे हैं, जयपुर में 18 जिलों के बच्चे जा रहे हैं, अगर तैयारी नहीं होगी ना, बच्चा नहीं जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, वो अपना 2 दिन का होटल का पैसा नहीं लगाएगा, आने जाने का पैसा नहीं लगाएगा, वो तैयारी होगी तो ही जाएगा। वो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस लेने नहीं जाता है, क्योंकि उनको वकालत में इस एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस का काम नहीं आएगा। वो एक्सपीरियंस क्यों करेगा? हाई कोर्ट जज के लिए इस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस थोड़ी चाहिए, अगर उसको हाई कोर्ट जज बनना है तो वकालत का एक्सपीरियंस लेगा ना, 10 साल की वकालत करेगा, ठीक है, वो वहाँ जाएगा। इस एग्ज़ाम को एक्सपीरियंस देने के लिए कोई नहीं आता है, इस एग्ज़ाम के लिए तो जो भी आता है तैयारी करके एग्ज़ाम देना आता है, और जिसकी तैयारी नहीं होगी वो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता मैं 2 दिन का अपना एक्सपेंसेस क्यों वेस्ट करूँ, क्योंकि उसको पता मुझे कमाना है भाई, मुझे 2 दिन का पैसा भी बचाना है। तो यहाँ इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एक्सपीरियंस के लिए कोई नहीं आएगा, सब पढ़ के आता है, तो फिर नंबर कहाँ गए? सवाल इतना सा है कि हमारे नंबर गए तो गए कहाँ? कॉपियों में जो 3 घंटे बैठ के हमने लिखा,
तो वो लिखा क्या, फिर 3 घंटे हमने किया वहाँ। सवाल सब इतना सा है कि नंबर गए कहाँ हमारे। और नॉट ओनली राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP, उड़ीसा। तो अगर ऐसा होता जिसकी तय नहीं, वो फॉर्म ही नहीं भरता है। मैं बताती हूँ, कई लोगों को जानते हो फॉर्म नहीं भरते हैं। बोला मैडम टाइम ही नहीं मिलता, हम नहीं भरते फॉर्म। टाइम ही नहीं है, नहीं भरते फॉर्म, नहीं देने एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, तो सवाल यही है कि क्या हम अभी भी लेक कर रहे हैं या हमारी डेस्टिनी सपोर्ट नहीं कर रही। क्योंकि मेहनत तो हमने की है, हमें लगता है डेस्टिनी सपोर्ट नहीं करी है बस। और क्या, नेक्स्ट वीक तैयारी करेंगे, और तो क्या कर सकते हैं। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, अगली तैयारी कर लीजिए। क्योंकि फिर से 94 बैकलॉग गई, एक नई वैकेंसी आ गई 95, फिर से तैयारी करते हैं, फिर से एग्जाम देंगे। इस बार मेहनत के साथ डेस्टिनी को भी बनाएंगे कि भैया हम मेहनत करके जा रहे, तो सपोर्ट करना, सही नंबर लग जाए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जब हम देने जाते हैं तो इतना पता है कि असफल तो होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम दिया है, पास होना हमारे हाथ में नहीं है। तो हम तो यही मान के चलते हो सकता है फेल हो जाए, और शायद हमने मेहनत की, डेस्टिनी सपोर्ट किया तो पास भी हो जाएंगे। देना तो है, हार मानने वाले नहीं है हम। वकील है भैया, वकील जुझारू होता है, वकील हार नहीं मानता है। एग्ज़ाम तो फिर देंगे, 95 सीटों के लिए हम फिर तैयार है। लेकिन बस इतना सा निवेदन है, हमें ये बता दे एग्ज़ाम में लिखना क्या है, पैटर्न क्या होना चाहिए, बस उसके लिए आप कर सकते हैं आदेश। आप सबको ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए धन्यवाद।